नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सही में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर या फिर आरओ प्रीलिम्स का पेपर टफ़ होता जा रहा है, और अगर टफ़ हो रहा है तो कौन से बेसिस हैं वो जिस पे वो टफ़ हो रहा है। क्या वो आपके फैक्चुअल नॉलेज को टेस्ट कर रहा है या फिर समथिंग एल्स, राइट। तो इनिशियली मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने पहले या फिर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर और आर ओ प्रीलिम्स का पेपर भले ही यूपी पीएससी करवाता हो, लेकिन देखिए चांसेस हैं कि सिलेबस के सारे पॉइंट्स भी सेम हो, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का जो एरिया होता है ना, वो कभी कभी डिफरेंट होता है। लेकिन हमने दोनों एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आर ओ प्रीलिम्स की बात कर रहे हो, हमने एक चीज़ नोटिस की कि लेवल ऑफ टफनेस या फिर वो एग्जामिनेशन इवॉल्व हो रहा है। तो एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज़ टू एनालाइज कि किस तरह के क्वेश्चन इवॉल्व हुए हैं या फिर कौन से बेसिस हैं जिस पे इवोल्यूशन आ रहा है, और ये हम देखेंगे क्वेश्चंस के बलबूते पे, राइट। थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे प्रीवियस ईयर से। उसके बाद हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करेंगे कि ऐसा क्या चेंजेस आए हुए हैं जो हमें नोटिसेबल चेंजेस दिख रहे हैं, राइट। फिर आता है पॉसिबल सिनारियोज क्या निकल के आते हैं जो एग्जामिनेशन के डे में आपको फेस करना पड़ सकता है। एट द लास्ट एंड आफ्टर ऑल दिस, समझ लीजिए एनालिसिस के बाद हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हाउ टू अडेप्ट टू दिस चेंज और इवोल्यूशन इन दिस एग्जामिनेशन, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। तो वो क्या क्या चेंजेस अपने अंदर हम ला सकते हैं जिससे अडेप्ट कर जाएं ये सारे चेंजेस के जो चेंज हो रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारी यूट्यूब चैनल्स पे या फिर कोचिंग डिस्कशन में एक चीज़ जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी वो ये था कि जो फरवरी 2024 में आर ओ का प्रीलिम्स हुआ, 2023 वाला प्रीलिम्स, उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो चुका था, राइट। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें हमें, अब एरिया वाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाया जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब इसमें 5 आईज इंटेलिजेंस ग्रुप के बारे में, अलायंस के बारे में पूछा गया था, राइट। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि इसमें एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा यहाँ से नॉलेज टेस्ट कर रहा है आपको, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये बात कर रहा है नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज हैव अ थिकर वेजिटेशन कवर कंपेयर टू सदर्न स्लोप्स। यानी यहाँ पे सीधे कंसेप्चुअल टेस्टिंग कर रहा है आपकी, और इसको एक स्टेटमेंट आगे ले जा रहा है, यार एक नॉच आगे ले जा रहा है, वो आपके डेप्थ को पूछ रहा है कि भैया सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज रिसीव्स मोर रेनफॉल। अब वो क्यों होता है ना, थिकर वेजिटेशन का रीज़न पता होना चाहिए ना, कि उसमें सनलाइट की बात होगी, वेजिटेशन के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, सनलाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, कंड्यूसिव सॉइल हो गया, ढेर सारे रीजन्स हैं, तो उसको रीज़न में दिया हुआ है। अगेन दिस इज रीजन क्वेश्चन। देन इट कम्स टू एक कह सकते हैं कि जैसे इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली है ना यूपी पीसीएस पे नहीं पूछा जाता, लेकिन आर ओ प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि जो लोकल चीज़ें होती हैं यूपी पीसीएस का टिपिकल, जो यूपी पीसीएस हम जो 5 और 6 में पढ़ रहे हैं, पेपर 5-6 में मेंस के लिए, वो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो चारकुला डांस के बारे में पूछा। अब ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अब आपको चारकुला के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से रीजन का डांस है, ठीक है। एट द सेम टाइम इसकी निटिगिटीज़ क्या है, कौन कौन परफॉर्म करता है, किस ओकेजन पे होता है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, या फिर सॉरी व्हाट आर द थिंग्स विच आर नीड टू बी इन, मतलब माइंड की जब वो कोई परफॉर्म कर रहा हो तो कौन कौन से निटिगिटीज़ पे ध्यान देगा, राइट। तो इस पे ये क्या लेते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, एट द सेम टाइम मोर देन वन ऑप्शन पे क्वेश्चन है। तो सिंगल स्टेटमेंट कहीं क्वेश्चन हमें नहीं दिख रहा है अभी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह से फिर से एक क्वेश्चन आता है जो कि करंट अफेयर पे है, नेशनल बुक फेयर के बारे में पूछा है। अब ये सिंपल, नॉर्मली आप क्या देखे होंगे कि नेशनल बुक फेयर जो कि 2023 का, उससे कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया, लेकिन यहाँ पे है कि पूछ रहा है कि लखनऊ में कराया गया था। आप डेट भी बोल दिया, ठीक है, ईयर भी बोल दिया, है ना, और किसने ऑर्गेनाइज कराया था। यानी आपको फिर से ये डेप्थ में पूछ रहा है आपके करंट अफेयर नॉलेज को, ठीक है। यानी इंटर रिलेटेड फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए किसी के बारे में। आप वन लाइनर स्टेटमेंट्स पढ़ के करंट अफेयर नहीं जा सकते। अब इसका मतलब तो ये निकल रहा है मेरे सामने। और अगेन ये मोर देन वन ऑप्शंस वाले जो आंसर में आ गए आपके, ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन, नाइदर टू, हो सकता है ये 3 स्टेटमेंट होता है, 1 2 3 के बारे में पूछ लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से। अब पर्सनालिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा, हो सकता है किसी के पर्सनालिटी से पूछ दिया हो कि इन्होंने, इनके द्वारा लिखे गया हुआ कोई वीकली बताइए, न्यूज़पेपर बताइए, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ देंगे, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज हो चुका है। अब यह है कि इन्होंने पूछ दिया बिपिन चंद्र पाल के बारे में, ठीक। अब पूछ रहे हैं ब्रह्मो समाज से लीडर्स जुड़े थे कि नहीं थे, सोशल रिफॉर्मर थे कि नहीं थे,
है ना, आपको पता होना चाहिए। फिर इनकी वीकली जो मैगजीन जो पब्लिश की गई उसका नाम न्यू इंडिया था क्या, अब आपको पता होना चाहिए इनके बारे में होलिस्टिकली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए, ठीक है, तो इसके बारे में था। और सर्चन रीजन से क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है ना, नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, स्टेटमेंट्स के लेंथ बड़े हैं, और फिर यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि यार क्या दोनों एक दूसरे में रिलेटेड हैं, समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं, क्या दोनों सही हैं लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ये सारी चीज़ों पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और सेल्फ होता है ना कि एनालिसिस करनी पड़ेगी इसकी, राइट। अब चलिए नेक्स्ट देख, अभी क्वेश्चन है पॉलिटी से, डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें फिर से मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ चुके हैं कि दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स, शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ, शैल बी, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन देखिएगा कि ये शैल का कितना इंपॉर्टेंस होता है पॉलिटी में, ठीक। फिर वही कि मोर देन वन स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है आपके आंसर में, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको कह लीजिए कि एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए अच्छे से, कि अगर आप किसी स्टेटमेंट को अच्छे से जानते हैं, श्योर हो चुके हैं, उसको कैसे एलिमिनेट करना होता है। फिर आता है आपके यूपी के बारे में। यूपी के बारे में आपने सोचा होगा कि फैक्चुअल पढ़ा होगा कि ये चीज़ यहाँ पाई जाती है, कोई भी, है ना। अगर मैं कॉपर वर्क के बारे में पूछूं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए फेमस है ना। लेकिन यहाँ पर चेंज हो चुका है ना, नज़रिया चेंज होगा, क्वेश्चन का नज़रिया चेंज कर दिया गया है। मुरादाबाद इज रिनोन्ड फॉर कॉपर वर्क एंड हैज़ कार्व्ड अ निश फॉर इटसेल्फ इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्वेश्चन का गेम यहाँ स्टार्ट होता है कि मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ द फर्स्ट एसईजेड इन द नॉर्थ इंडिया डेवलप्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अब ये आपको ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अब आपको या तो फैक्चुअली पता हो कि फर्स्ट आपका एसईजेड कौन सा था और वो डेवलप्ड बाई किसके द्वारा डेवलप किया गया, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए अच्छे से कि उसको एलिमिनेट करके आप निकाल पाओ। तो यहाँ भी गेम मल्टीपल स्टेटमेंट पे आ चुका है। आप स्टेटमेंट के लेंथ देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। देन अगेन ये आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन है और यहाँ पे बायोम्स के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी आनी चाहिए, तभी जाके असर्शन रीजन कर पाओगे। और स्टेटमेंट्स पड़े हो चुके हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, अच्छे से रीडिंग करनी है। वो सारी चीज़ें आपकी पेशेंस टेस्ट हो रही है, एट द सेम टाइम आपकी एफिशिएंसी टेस्ट हो रही है। अब ये मोटा मोटी हमने आर प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लिया है ना। और भी ढेर सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने हर सेक्टर से कोशिश किया कि कुछ क्वेश्चन उठाए जाएं और आपको दिखाने की कोशिश करूं कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और सेम वही क्वेश्चंस अगर पहले बनते, सिंगल लाइनर क्वेश्चन जब बन रहे थे, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो उनका नज़रिया करने का क्वेश्चन कैसा था, यानी उनको हैंडल करने का क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका क्या था, और अभी वो इनको हैंडल करने का तरीका चेंज हो चुका है, राइट। तो लेकिन अगर इन 9 क्वेश्चंस को देख के हम मोटा मोटी तो ये अंदाज़ा लगा चुके हैं कि कैसे क्वेश्चंस वहाँ लग रहे हैं, आ चुके हैं। तो लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस और दिखाना चाहूँगा आपको जो प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊँगा कि वो प्रीवियस ईयर में कब आए थे। मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा, दिखा दूँगा, तब आपको बताऊँगा कि वो प्रीवियस ईयर में कब आए थे। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना। और ये मिक्स ऑफ थिंग्स है, मेनली ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पेपर है, ठीक। पहला है इंसुलेशन, यानी ज्योग्राफी के बारे में मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आपका डेप्थ चेक कर रहा है, असर्शन रीजन पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। फिर ये आप समझिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ पे चाइना अलग अलग रीजन्स के बारे में जो फैक्चुअल वर्ल्ड ज्योग्राफी पे फैक्चुअल स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ पे उसके बारे में है। डोनेस्ट रीजन के बारे में, चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोल प्रोड्यूसर है कि नहीं है। सार रीजन जो जर्मनी में है वो किस लिए फेमस है, मेजर कोल माइनिंग एरियाज ऑफ यूएसए वो किस रीजन में है। और फिर ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम आपका एलिमिनेशन जो ट्रिक या फिर कह लीजिए एलिमिनेशन टेक्निक आपको आती है, ग्रिप है कि नहीं आपको, कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हो या फिर सबको अच्छे से एलिमिनेट करने वाले हो। नेक्स्ट सेट कि ये फिर से ये ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे क्वेश्चन है या फिर कह लीजिए इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन है। और ये 4 ऐसे बॉडीज़ का नाम लिखा गया है जिसने लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडिया। अब फिर से आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए या फिर आपको चारों को एलिमिनेट करना आना चाहिए। यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, है ना। वही 1 2 3 4 या फिर 1 2 1 2 या फिर 2 3 4 इस तरह के आपको दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इट इज़ अबाउट उत्तर प्रदेश, है ना, कि इम्बैलेंस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश का रीज़न क्या क्या है। 3 स्टेटमेंट्स
ठीक, 3 स्टेटमेंट्स हैं, उस समय की बात है, अभी कुछ और हो सकते हैं, लेकिन उस समय की बात है, तो मैं अभी टाइम नहीं बताऊंगा टाइमलाइन क्या है इस क्वेश्चन का। आप फिर से देख रहे हो कि वही मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, 1 2 आर करेक्ट, 2 3 आर करेक्ट, या 1 2 3 आर करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट, राइट। फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन है, मान लीजिए इकोनॉमी का क्वेश्चन आया हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का करंट रेवेन्यू सोर्स क्या क्या है। अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है ना, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उस पर क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, आपको एलिमिनेट करना है या फिर फैक्चुअली आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, डेप्थ में पता होना चाहिए, आप अच्छे से कोर रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। फिर आता है आपका पॉलिटी पे क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो अभी आर प्रीलिम्स का देखा है, हमें 3 देखा, मैक्स टू मैक्स 3 दिख रहा है, यहाँ पे तो 4 दिख रहा है यार, है ना। हमें अच्छे से टेस्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया के बारे में कि कहाँ से वो ड्रॉ किया गया है, मतलब दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, दे इंश्योर इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस enumerated in the part 2 of the constitution guaranteed against the state action, यानी होलिस्टिक टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। एंड अगेन 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट एंड 2 3 4 करेक्ट, इस तरह के ऑप्शंस बनाए गए हैं, राइट। चलिए थोड़े से और क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर हम किसी इन्फरेंस पे पहुँच रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। नाउ कम्स द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, यानी इंडियन ज्योग्राफी पे आ चुके हैं और इस पे असर्शन रीजन है, मानसून के बारे में पूछा जा रहा है, विंटर मानसून के मतलब क्या होता है, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव ड्यूरिंग द, तो यहाँ पे कोर नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। असर्शन रीजन का सवाल है, हो सकता है दोनों क्वेश्चन सही हो लेकिन आपस में रिलेटेड नहीं हो, लेकिन इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। नाउ कम्स द आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी असर्शन रीजन दिख रहा है भाई, ठीक है। आफ्टर कैंपेनिंग फॉर नियरली 2 years अलेक्जेंडर द ग्रेट लेफ्ट इंडिया इन 325 BC, यानी आपको फैक्चुअली करेक्ट पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एंड ही वॉज डिफीटेड बाई चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी पता होना चाहिए। अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। फिर आता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ये भी असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना पॉज करके। फिर आता है इन रिसेंट टाइम द ग्रोथ, अब देखिएगा यहाँ पे इकोनॉमी के क्वेश्चंस कितने टिपिकल हैं, है ना, कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, दोनों को आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स नीड्स अंडरस्टैंडिंग, है ना, फैक्ट के साथ आपको इंटर रिलेशन आना चाहिए, है ना, को रिलेशन आना चाहिए कि कैसे दो चीज़ें आपस में कितनी ज़्यादा रिलेशन में है कि नहीं है, तभी जाके आप डिडक्शन पे आ सकते हो कि ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देन कम्स द आपका कह लीजिए मेडाइवल, लेटर मेडाइवल हिस्ट्री की बात की जा रही है, मराठा एम्पायर के बारे में, यानी ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है कि असर्शन रीजन हर टॉपिक में मल्टीपल क्वेश्चन है ना, आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग खोजी जा रही है। देन अगेन द मराठा एम्पायर, ठीक है, मराठा डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है, शिवाजी के बारे में क्वेश्चन है, और फिर ईच मिनिस्टर हैड अ इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ देयर, तो ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक या फिर कह लीजिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक आपका अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसी अंपायर के बारे में, है ना। फिर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। चलिए थोड़े सा क्वेश्चन और देख लेते। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन है उस समय का, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि चर्नोबिल ट्रेजेडी के बारे में क्वेश्चन है, इट इज़ लोकेटेड इन साइबेरिया, इसी तरह से 4 स्टेटमेंट हैं, मतलब मैं स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। आप ये देखिए कि उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको उनमें से डिड्यूस करके वहाँ पे 4 हैं, ओनली 1 1 2 3 या फिर 2 3 4 या फिर ऑल 4 की बात की जा रही है, राइट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस कब के हैं, ठीक। आप ये समझिए कि ये सारे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात हो रही है, ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात हो रही है, कब से हैं, 1990 से लेकर ये 1999 के हैं, राइट, 1999 तक के क्वेश्चंस हैं, उस डेकेड की बात कर रहा हूँ मैं। इससे क्या हमें मालूम चलता है, राइट, इससे हमें ये मालूम चलता है कि ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नया है ना, कुछ भी नया टफ नहीं आया हुआ है, ये अपने ट्रेंड को रिपीट किया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ इन्फ्रेंसेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, उन इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं अब। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले डेकेड, यानी कह लीजिए पिछले डेकेड की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर यह कह लीजिए उससे भी पहले के डेकेड की बात कर रहा हूँ, यानी 1990 से 1999 की बात कर रहा था मैं, है ना। तो अब वहाँ पे ये नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन लिमिटेड थे,
है ना। तो पहला हमारा यहाँ पे इन्फरेंस ये है कि नंबर ऑफ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज़ किए हैं ओवर द ईयर्स, और रिसेंट पास्ट में 1-2 ईयर्स में कह लीजिए, या 1-2-3 सालों में ये थोड़े से बढ़ गए हैं। ठीक। दूसरा ये है कि असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ भी आपको दिख रहा था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिख रहे थे कि जो मैं दिखाया हूँ, है ना, वो अच्छे खासे अच्छे, उनका लेवल भी अच्छा खासा था असर्शन रीजन का, और मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन का भी अच्छा खासा रीजन, मतलब उनका लेवल था, तो वो भी इंक्रीज़ किए हैं। तो नंबर ऑफ असर्शन रीजन क्वेश्चन जो आपके हैं वो भी इंक्रीज़ किए हैं पिछले कुछ सालों में, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन ये आ गए हैं कहीं से, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं। नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन या फिर असोसिएशन रीजन्स वाले क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हर साल होते रहेंगे, है ना। चांसेस हैं कि अगले साल और बढ़े जाएं। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि यार क्या ये सही में टफ हो रहा है? तो टफ नहीं हो रहा है, ये रिवाइवल ऑफ ट्रेंड है ना। और टफ इस बेसिस पे हो रहा है कि हम या तो अपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख नहीं रहे हैं, उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा टफ लग रहा है, या फिर हमें अपनी जो पिछले कुछ सालों के पेपर आया, कह लीजिए 10 साल का 15 साल का पेपर आया हुआ, उसको पढ़ के हम बड़े शैलो फैक्ट्स पढ़ के जा रहे हैं, शैलो नॉलेज के साथ जा रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या सीखते हैं इससे, ये देख। अब इसके साथ ही साथ अगर हम ये देख लें कि नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ असर्शन रीजन्स वाले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो पॉसिबल सिनेरियो क्या होगा? ठीक है। अब ये पॉसिबल सिनेरियो उस दिन का है जब आप प्रीलिम्स अपीयर करने जाओगे, या फिर आप आरओ प्रीलिम्स अपीयर कर रहे हो, या फिर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अपीयर कर रहे हो। तो अब क्या होगा कि यू नीड टू रिकॉल मोर नंबर ऑफ फैक्ट्स इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ये सब बात समझ में आ रही है कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट आपके सामने दे दिए जाएंगे। पहले एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स हुआ करता था। अगर ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो इनको आपको ज़्यादा फैक्ट्स रिकॉल करना पड़ेगा। आपका कोर नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी इंटर रिलेटेड होना, या फिर कलेक्टिव जो नॉलेज होता है, या फिर कह लीजिए कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो ये सेम समय में आपको नंबर ऑफ फैक्ट्स ज़्यादा रिकॉल करना है। सेकेंड इज़, as multiple statement question increases, you have comparatively less time in hand to read whole paper. अगर ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आने लगेंगे तो उसी टाइम में, है ना, उतने ही समय में जितने आप सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन करते थे और तुरंत टिक मारते हुए चले आते थे और लास्ट में आपके पास समय होता था, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपको एक तो पहली बात, आपको मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो हो सकता है लंबे लंबे हो, उनको पढ़ने में समय लगेगा, उनको एनालाइज करने में समय लगेगा। अगर वो इंटर रिलेटेड हैं तो उनको एनालाइज करके अगर 1 2 3 4 या फिर इस तरह से लिखें, या फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन होंगे उसके बारे में एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। तो ओवरऑल नंबर ऑफ टाइम या फिर अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, कंज्यूम्ड बाय वन सिंगल क्वेश्चन, वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा समय लगने वाला है। ठीक है। अब इतना समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम बेटर अडेप्ट रहें, है ना, अडेप्ट कर सकें चीज़ों को, चेंजेस को लेके। ठीक है, उसके बारे में बात करें। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको होलिस्टिक स्टडी करनी पड़ेगी। अब आप शैलो नॉलेज नहीं रख सकते हैं। ठीक है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़िए, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चंस को पढ़िए, लेकिन एट द सेम टाइम आपका होलिस्टिक नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। तो होलिस्टिक नॉलेज में आप जब, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला है घटना चक्र की बात कर रहा हूँ, तो आप पॉइंटर्स मत पढ़िए, है ना। पॉइंटर्स में जैसे मान लीजिए पॉइंटर्स पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन है उसको भी पढ़िए। उसमें अभी आपके पास समय है, आप कंप्लीट कर लोगे। ये मैं बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास इतना समय है कि उसको भी पढ़ लो, फिर रिवाइज भी कर लो, और फिर जाके जो घटना चक्र का पिक्टोरियल मैगजीन है उसको भी अच्छे से पढ़ लो, फिर एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। ठीक है। लेकिन आप समझिए उससे क्या होगा, होलिस्टिक स्टडी से जो इंटर रिलेटेड फैक्ट्स होंगे ना वो आपके स्ट्रांग होंगे, या फिर कोई बेस बुक्स आपने पहले पढ़ रखी हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, है ना, XYZ, चाहे वो पॉलिटी की बात हो, चाहे वो ज्योग्राफी की बात हो, चाहे वो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर आप एनवायरनमेंट की बात कर लो, या फिर एनी अदर बुक की बात कर लो। तो अगर उसको आपने रीडिंग कर रखी है, गो फॉर इट, है ना, एक बार और पढ़ो उसको, अपने बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लो, राइट। तो उससे क्या होगा, आपकी होलिस्टिक स्टडी होगी। सेकंड थिंग इज़ कि मल्टीपल रिवीजन, आपके पास समय होना ही होना चाहिए मल्टीपल रिवीजन का। और क्या मल्टीपल रिवीजन करने से क्या फ़ायदा, मल्टीपल रिवीजन तो हम सिंगल लाइन फैक्ट्स का भी करते हैं, लेकिन आपका चेंज माइंडसेट होना चाहिए अब इस बार, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि यार देखो, हो सकता है, चांसेस हैं कि इससे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाए। तो अगल बगल का अगर मैं कोई एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए घटना चक्र की डिस्ट्री मैगजीन आई, उसके बारे में एक पैराग्राफ है,
है ना, उसमें मतलब एक पूरी टॉपिक को कवर किया गया है इतने एरिया में, और उसमें 3 पैराग्राफ्स दे रखे हैं। तो आप समझिए कि ये पैराग्राफ्स को पढ़ के आप ये मत समझिए कि किसी का नाम दिया हुआ है, किसी का लोकेशन दिया हुआ है, तो मैं वहाँ से यही पढ़ के या मार्क करके अब आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन आप समझना पड़ेगा कि कोई और ऐसा इंटीग्रेटेड फैक्ट है क्या यहाँ पे, जिससे मुझे रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है एग्जामिनेशन में। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बने तो वहाँ पे उस चीज़ को ध्यान में रख के अपने चेंज माइंडसेट के साथ रिवीजन कीजिए। ठीक है, अपने जो मटेरियल है उसकी मार्किंग, जो आप मार्क करते हो फैक्ट्स को, उसको थोड़ा सा वाइड कर दीजिए, थोड़ा सा और कॉम्प्रहेंसिव कर दीजिए उस चीज़ को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी? पहली बात तो देखो, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत स्टेबिलिटी खोजता है आपके दिमाग को, है ना। यू नीड टू बी एट पीस विथ योर माइंड, है ना। आप जो पढ़ चुके हो, आप उसमें एंजाइटी वाली फीलिंग में हो, इन क्वेश्चंस को करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात ये कि आप रिवीजन करो, पढ़ो अच्छे से, देन गो फॉर द प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखो, टेस्ट सीरीज़ एनी हाउ आपको टेस्ट लगाना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, और जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ऐसे बढ़ने लगेंगे तो आपको टेस्ट ही है वो चीज़ जो आपको बचा सकती है या फिर आपको क्वालिफाई कर सकती है। अब वो टेस्ट क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, राइट। मेरे हिसाब से देखो, कई लोग इस चीज़ को नहीं करोगे, है ना, लेकिन क्या करना है कि जो अपना यूपीपीसीएस का जो भी आप टेस्ट रखे हो वो लगाओ, है ना, वो क्वेश्चंस लगाओ। लेकिन क्या होता है कि इस माइंडसेट में आना कि मेरे साथ सामने मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो कुछ एक यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा लो। उन किसके किसके उठाना है आपको? पॉलिटी के उठा लो, पॉलिटी का उठा लो, जियोग्राफी का उठा लो, ठीक है, ज्योग्राफी का उठा लो। इन दोनों क्वेश्चन पेपर को जब आप कर लोगे ना, ठीक है, और ये विजन आईएएस का जो प्रीलिम्स का पेपर आता है ना, उसके पहले कुछ पेपर्स क्या होते हैं, वो होलिस्टिक होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, प्लेन क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रहे होते हैं। तो 1 2 3 4 और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के भी उठा लेना, ठीक है। एक पेपर होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, 2 पेपर होगा ज्योग्राफी का, 2 पेपर होगा पॉलिटी का, यानी 5 पेपर हैं आपके सामने। आपको क्या करना है कि बस उसको पढ़ के रीड करके आंसर टिक मारो। अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये समझो कि तो जो अंडरस्टैंडिंग के साथ अभी आज बैठे हुए हो, वो पेपर आपको कैसा लग रहा है ना, फील आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ करोगे आपको, तो ये अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी कि मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं उनको डील कैसे करना है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डील करना सीखो, फिर धीरे धीरे आप नज हो जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे नज होते रहोगे आपको ये अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी कि किस टॉपिक से किस स्टेटमेंट के या फिर कैसे क्वेश्चन कैसे स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। तो फिर आपको अपने सेम मटेरियल को पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। जब तरीका बदल जाएगा तो आपका रिवीजन का भी तरीका बदल जाएगा और आपका रिकॉल अच्छा होगा, राइट। तो ये जर्नी है ना, और इट इज़ अप टू यू। मेहनत आपको करनी है, मैं बस गाइड कर सकता हूँ, मैं बस बता सकता हूँ कि सही तरीका क्या हो सकता है, आपकी मेहनत कम कैसे हो सकती है, स्मार्ट मेहनत कैसे करनी है, गधा मजदूरी कम कैसे करनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, है ना। विदाउट इट, है ना, फिर वही बात आती है कि 1-2 नंबर से रुकेगा या फिर आप बॉर्डर पे रहोगे और आपका मेंस का प्रिपरेशन हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और ये थोड़ा सा हेल्प करने में कोशिश करेगा कि ये जो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है ना, कि पेपर टफ हो रहा है, थोड़ा सा हवा भी बनाया जाता है थोड़ा अपना मटेरियल बेचने के लिए, टेस्ट सीरीज़ बेचने के लिए। लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें आप खुद से भी हैंडल कर सकते हो, फ्री में हैंडल कर सकते हो। काफ़ी कुछ चीज़ें आप नहीं खरीद के भी, जो मार्केट में इतना माहौल बना के आपको डराया जाता है, उन चीज़ों को ना खरीदते हुए भी, उनको ना परचेज़ करते हुए भी, अपने लेवल पे भी अगर आप बहुत पहले से ही सचेत हो तो चीज़ों को डील कर सकते हो। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।